नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साजनी और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाजनी। सुबह से लेकर शाम तक लगातार 12 घंटे, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार पिछले 3 साल से मैं आप सभी के लिए 12-12 घंटे की मैराथन विद्यार्थी हित में हमेशा लेता रहता हूं, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि एक ही साल के अंदर अपन लोग 5 लाख से ज्यादा हो गए। मुझे लगता है अगले 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आप सभी की वजह से ये क्लास पॉसिबल हुई। लगभग 25 से 30 दिन लगे, तब राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के ये प्रश्न इकट्ठे हुए। लगभग 500-600 प्रश्न है। 2025 के पेपर में पूछे गए प्रश्न, पीवाईक्यू से ट्रेंड का पता चलता है कि कैसे प्रश्न आगामी पेपर में आएंगे, और लगातार 2022, 23, 24 और 25 में कैसे प्रश्न हुए। मैं फिर से बताऊंगा कि पहले वन लाइनर हुआ करते थे, फैक्चुअल हुआ करते थे, और पीछे के 3 साल में आप ट्रेंड देखोगे, अब पेपर लेंदी बनने लग गए हैं, थोड़ा डीप में पूछने लग गए हैं। जानकारी वही है, बट थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है। तो आप सभी साथियों को ये ट्रेंड देखना ही है। क्लास लाइव रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास के बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल रहे। तो सभी साथी आ जाओ लाइव, और अपने इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मां सरस्वती के आदेश से, आशीर्वाद से आप सभी का सिलेक्शन हो जाए इस साल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों में। तो मां का आदेश है कि अपने इस चैनल को कर दो सभी साथी सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले देख लो कितनी मेहनत हुई है। आरएस प्री से लेके लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेके पशु परिचर के पेपर मैंने सॉल्व नहीं कराए थे। सीटी के पहले सॉल्व कराए थे, सीटी ग्रेजुएशन और सीटी 12th सॉल्व नहीं कराए थे, जो इस क्लास में लेके आया हूं। रीट प्री 2025 ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड के खतरनाक वाले पेपर, डिप्टी जेलर का पेपर, जेईएन मैकेनिकल इंजीनियर वाले फरवरी वाले पेपर, उसके अलावा पशुधन, पीटीआई और जो है आपके लेटेस्ट सारे पेपर ये लीजिएगा। सभी पेपर लेकर आ चुका हूं। इन्हीं में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आरएस प्री में पूछे गए प्रश्नों की। आप सभी साथी खुश होना। हाँ, 4th ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, और इसके साथ साथ मैं कहूँ आपको सब इंस्पेक्टर, रेट वाले बच्चे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, सभी दोस्तों को शेयर हो जाएगी अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बार बार शेयर की। तो आ जाओ सभी साथी, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, निम्न में से किस पुरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद टीएच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? कि भाई ये एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, ऐसा टीएच हैंडले ने कहा है। बताओ टीएच हैंडले ने किसको कहा है? ये सभ्यता हो जाती है नलियासर की सभ्यता। कौन सी है? नलियासर। और नलियासर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नलियासर सभ्यता आपके जयपुर में। हालांकि बौद्ध के अवशेष यहाँ, बौद्ध कस्बे नहीं बल्कि बौद्ध मठ वगैरह है, वो बैराट से मिलते हैं। हम जिसकी बात करते हैं ना, ये बौद्ध मठ वगैरह है, और मौर्य काल के अवशेष वगैरह ये सब बैराट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है, जो कि आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी इनके साथ में हुआ करते थे। आपके दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। और इसके बारे में और लिखेगा, 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है यहाँ से। 105 कुषाण, जो आज से 2000 साल पहले की जो राजवंश है, कुषाणकालीन 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। याद रखना आप सभी साथियों को। बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर में स्थित सभ्यता स्थल हो जाता है। ये इस तरीके से ऑपरेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी क्लास के अंदर 500 से 600 प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित कराऊंगा ना, तब जाके 12 घंटे में 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन लाया हूं सामने। डिटेल में करवाना है कि टिक लगा के आगे बढ़ना है? कमेंट बॉक्स में बता दो सभी साथी। होता है कई बच्चों को चींटियां काटने लगती है, गुरुजी फटाफट करो। तो फटाफट वाले बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फटाफट तो होता भी नहीं है कभी कोई काम। फटाफट तो 2 मिनट की मैगी बनती है, उससे पेट खराब होता है ना। खिचड़ी दलिया बनाने में टाइम लगता है, राबड़ी में टाइम लगता है, लेकिन शरीर को गुणकारी होती है वो शरीर के लिए। तो डिटेल करवाना है ना, तो इसी तरह से खोल के कराऊंगा एक एक ऑप्शन को, ताकि 500-600 प्रश्न में तुम्हारे 3 से 4 हजार प्रश्न हो जाए और सिलेक्शन हो जाए सभी का। चलो धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। चलो ऐसा पहला प्रश्न आपके सामने है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूरा पाषाण काल वाला है ना, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, पूरा पाषाण का है। तो मैं तुम लोगों से क्या है कि बात करके ही आगे बढ़ूंगा, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराना है। चलो घनी चौकी बात है, तो 12 घंटे तक थकना नहीं है, ठीक है। मदन सर तो पैरों पे खड़े हैं, तुम भी रहना बस बैठ करके, है टिक कर बैठ जाना। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ेगा।
मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बारे में प्रश्न आया है। राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आज के टाइम में आ रहे हैं। आरएस प्री का कठिनतम पेपर था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये आपको इंदा प्रतिहारों से चुंडा को ये दहेज में मिला था। ये एकदम सही बात है। राव चुंडा के बाद में रणमल राजगद्दी पर बैठा। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ये चुंडा को जो है मंडोर दहेज में मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहां पर जो है इसके बाद रणमल नहीं बैठा था, बेटा कान्हा बैठा था, जो 1423-24 में है ना, ये कान्हा हो जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के राजवंश से संबंधित हम बात करें 1423-24 में कान्हा बैठा था। तो वंशावली वृक्ष कई बार दिया जाता है कि इसके बाद में कौन राजा बनता है, आपको बताना है। तो कान्हा बैठा था, रणमल नहीं बैठा था। ये इंदा प्रतिहारों से इसको प्राप्त होता है। 1400 देखो चुंडा के टाइम की बात करें 1394 से लेकर के 1423 और 1390 के आसपास, उसी 1390 के दशक में इंदा प्रतिहारों की बेटी से शादी की थी। तो इंदा प्रतिहारों ने डायजे में दिया था कि भाई ले तेरे को मंडोर देते हैं। तो वही उस समय की बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब चुंडा के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि चुंडासर तालाब है, चांद बावड़ी है और सामंत प्रथा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के अंदर ये आपका चुंडासर तालाब बनवाया था। चुंडा ने क्या बनवाया था? चुंडासर तालाब बनाया था। और इसके साथ साथ सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सबसे पहले इसी ने की थी। चुंडासर तालाब बनाया था। और एक प्रश्न आता है कि चांद बावड़ी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चांद बावड़ी तो आबानेरी दौसा में, मुझे भी पता है आबानेरी दौसा में, लेकिन एक चांद बावड़ी तुम्हारे जोधपुर में है, वो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ना, ये चुंडा, ये आपके चुंडा के समय में ही बनी थी। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राव जैतसिंह छंद, ये एक ग्रंथ है जो कि आपके बीकानेर के शासक जैत सिंह ने निम्न में से किसको हराया था? राव जैतसिंह छंद के अनुसार। तो राव जैतसिंह जो छंद है उसमें बिट्टू सुजा कहते हैं कि कामरान को हराया था। किसको हराया था? कामरान को हराया था। अब ये बिट्टू सुजा तो इसके क्या है? लेखक है इसके, ये आपको याद रखना है। और कामरान किसका भाई है? कामरान, असगरी, ये हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो कामरान के साथ में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैत सिंह, इनके साथ में लड़ाई हुई थी। तो यहां पर ये आप लोगों को ये याद रखना है कि कामरान को हराया था। भटनेर किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने किस किले पर आक्रमण किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था। अब कई बार नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी रजनीश बोर्ड। राव जयसिंह छंद बिट्टू सुजा ने लिखा, ये तो सबको पता है। अब ये पूछेंगे इसके अंदर छंद कितने हैं? तो राव जयसिंह जो छंद है इसके अंदर 401 छंद है। कितने हैं? 401 छंद है। इस लेवल का नॉलेज अगर है तो ही मामला सही है, वरना मामला गड़बड़ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना जो संस्कृति है उसकी हम बात करें नवीन जिलों के अनुसार, आप लोग नवीन जिलों के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजियाना संस्कृति वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ना। ये कई बार प्रश्न आता है, पहले ओजियाना कहां थी और वर्तमान में कहां है, बताओ। हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी। तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे? आरसी अग्रवाल, बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ओजियाना संस्कृति वर्तमान 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम अपडेटेड क्लास है भाई, आप लोगों को हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो। मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं। ओजियाना आपके कहां पर? देखो इसके अंदर आरसी अग्रवाल का योगदान नहीं है, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी बी और सी ऑप्शन सही है। बी और सी ऑप्शन सही है। अब इनके द्वारा जो है वो आपका उत्खनन कार्य कब किया गया था? सन 2000 है ना। कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में किया गया। और ये ताम्र पाषाण युगीन है ना, ताम्र पाषाण युगीन आपका सभ्यता स्थल हो जाता है। बदनौर, बिल्कुल बदनौर सही है। ओजियाना है आपका कहाँ है? बदनौर है। और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले में, तो ये भीलवाड़ा मत कर देना। ओजियाना कहाँ है वर्तमान में? आप इसको करोगे, बदनौर में है और ये आपका ब्यावर में पड़ता है वर्तमान में। अब पहले वाला तो भीलवाड़ा में था, मामला चल जाता था, ठीक है। और अब ये आपको नए जिलों के अनुसार याद रखना है। अब ओजियाना से क्या क्या मिला है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अवशेष पूछ लिए जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लो कि ओजियाना से प्राप्त जो अवशेष है ना, ज्यादा नहीं है, की पॉइंट लिखाऊंगा 2-3
पीवाईक्यू क्या होता है कि कोर एरिया है, वहीं से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर आपने वो देख लिए तो आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, खारी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना, खारी नदी। तो ये भी याद रखो। इसके साथ साथ अवशेष में लिखो टेराकोटा का बैल और तांबे की मूर्तियां मिली, विशेष रूप से तांबे की चूड़ी मिली। एक तो तांबे की चूड़ी। टेराकोटा आप सबको पता है, मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में फेमस है, लेकिन टेराकोटा होता है मिट्टी की मूर्तियां। तो टेराकोटा की मूर्तियां कहां से मिली राजस्थान में, यह प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आप लिखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, और वो भी गाय बैल वगैरह इन सभी की। तो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे की चूड़ी मिली है। 2000 में बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। चल मेरी डोल की डमाक के डम। आगे देखो अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और एग्जाम में बिजोलिया हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी। बिजोलिया किस, देखो क्वेश्चंस मेरे पास इतने हैं कि 12 घंटे में मैं इनको खोल के कराऊंगा आराम से, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे ही नहीं आगे। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही तुम लोगों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हैं। तो विजय सिंह पथिक है, वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये कथन यहां पर क्या है, गलत है। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये बिल्कुल सही है। और बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को कौन कौन से न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया था। ये केवल बी कथन यहां पर सही है, आरएस प्री में आया था, बी कथन यहां पर सही है। बिजोलिया के 3 चरण है भाई, 1897 से लेकर के 1897 से लेकर के और ये 1941 तक देश का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है ये यही हुआ करता था। जहां पर हम बात करते हैं 1903 का जो चौरी कर है ना, 1903 का चौरी कर है, फिर 1906 का वो तलवार बंदाई कर लगाया गया था। ठीक है, ये बड़े अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौरी कर है, ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। कई बार प्रश्न आ जाते हैं, बताओ ये चौरी कर किसके द्वारा, चौरी तो भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे याद करो। तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। जनता बड़ी नाराज हो गई थी कि आप चौरी कर लिया जा रहा है। तलवार बंदाई कर है, तलवार जीता, मतलब तलवार के सहारे जीता जाता है किसको, पृथ्वी को। तो पृथ्वी सिंह ने वो लगा दिया था। अब एक प्रश्न ये आया था कि बिजोलिया के अंदर कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, कितनी प्रकार की लाग ली जाती थी। तो 84 प्रकार की लाग थी। कितने प्रकार की, 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, है ना। लाग बाग बैठ बेगार, लाग बाग बैठ बेगार के खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई थी। इनका शोषण हो रहा था, बेगार प्रथा, मतलब पैसे नहीं दिए जा रहे थे बदले में, मतलब काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, शोषण इनका हो रहा था, इसलिए इन्होंने आवाज उठाई थी। विजय सिंह पथिक ने इसके दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। हम बात करें तो 1916 से 1923, और एक पहला चरण था आपका 1897 से लेकर के और आगे हो जाएगा 1916 तक स्थानीय लोगों के द्वारा। फिर 1923 से लेकर के 1941 तक एकीकरण। इसके बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के यहाँ पर 3 चरण है, और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, पिता कौन है। साधु सीताराम दास, याद करना, साधु सीताराम दास। साधु, ये प्रश्न बार बार आते हैं, और बिजोलिया से संबंधित नए नए प्रकार के प्रश्न आगे और बताऊंगा। साधु सीताराम दास इस आंदोलन के क्या थे, जनक थे, याद करना भाई। पहला चरण है वो स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और दूसरे चरण में जो नेतृत्व किया जाता है वो आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन से चरण के अंदर किया गया था। फिर जमनालाल जी बजाज हो जाते हैं, मतभेद के बाद विजय सिंह पथिक जी चले जाते हैं। तो ये आपका जमनालाल बजाज है, वो आपके तीसरे चरण के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। ये प्रश्न ऐसे पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, बाकी तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक कोई। पीवाईक्यू का ट्रेंड देख लो, तुरंत सिलेक्शन होए। अब पीवाईक्यू के नाम से जो माइंड मैप का ट्रेंड है वो हर कोई फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चों को पढ़ाए, 90% तक मैं पहुंच पाऊंगा, 10% तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये एक क्लास देख ली पीवाईक्यू, इसके अलावा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं पर भी। तो बिजोलिया याद रह जाएगा, सबसे बड़ा किसान आंदोलन है ना, ये आपको याद रखना। ये एक सामान्य प्रश्न आता है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1903 का चौरी कर, फिर आपका 6 का तलवार बंदाई कर, ये सब आप लोगों को याद रहने चाहिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं
देखो राखियो, मैं माइंड मैप में ऑफर कभी नहीं देता हूँ, मेरी फीस ऑलरेडी बहुत कम है, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार में। ऑफर तो वो देते हैं जिनके कोर्स नहीं बिकते हैं भाई, जिनको 90% ट्यूशन मिलते हैं, भरोसा वही कोर्स लेवे। बाकी मुझे 2 रुपये कम भी मिलेंगे तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं यूट्यूब की सारी ऐड बंद कर रखा हूँ, चाहूँ तो महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ। तुम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या मेरे किसी वीडियो पे ऐड आती है क्या? जबकि मेरे पर डे के 48 घंटे के व्यूज होते हैं, 9 लाख 10 लाख व्यूज, उस पर मैं चाहूँ तो रोज के हजारों रुपए इस तरह से कमा सकता हूँ, उस महीने के लाखों रुपए मिलेंगे मुझे। और आते भी थे पहले, मैंने बंद कर दिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और दूसरे चैनल पे जाना ऐड स्टार्ट होती है, तो मुझे कोई पैसे का वो लालच नहीं है, ऐड भी ऑफ करी हुई है। तो भाई कोर्स तो जिन बच्चों को विश्वास हो मेरे के 90% क्वेश्चन मिलते हैं वही लेवे, बाकी दूसरी जगह से ले लेवे, सेकंड टाइम भरोसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। ऐड बंद ही रखूंगा मैं, चिंता मत करो, मुझे नहीं कमाने पैसे, यूट्यूब से लाखों रुपए आते हैं, कसम विद्या माता की लाखों रुपए आ सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। एक लेवल के बाद शिक्षक के लिए धन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। 1945 का याद करो, डेट है 1945, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं रिपीट होगा। पीवाईक्यू में तुम देखोगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। 1945 का SA सुधालकर प्रतिवेदन। अब कहो गुरुजी ये तो कभी सुना ही को नहीं था। सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो देशी रियासत जो है प्रशासनिक सुधार के संबंध में जोधपुर के संबंध में है ये, इसका राइट आंसर हो गया आपका 1945 का सुधालकर आयोग का संबंध है आपके जोधपुर से संबंधित है। और जोधपुर के अंदर हम इसकी बात करें तो संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था, संवैधानिक सुधार हेतु। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है? हाँ, तुम लोगों के कमेंट बीच बीच में मैं देखता रहूंगा फोन में, बाकी इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न मोस्ट है, हर बार आता है, ये प्रश्न हर बार आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस चैनल पर मां सरस्वती की बहुत मेहरबानी है, मैं फिर से कह रहा हूं, 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएगा चैनल। उस समय लगाऊंगा 2025 और 26 के पेपर, कर दो फटाफट 1 मिलियन, आ जाएगी अगली क्लास। सिर्फ इस क्लास को देख के बच्चे एग्जाम पास करते हैं। वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? अब देखो इतना प्यारा क्वेश्चन, इससे कठिन प्रश्न कोई नहीं आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भले ही 2025 हो भले ही 2030 हो। तो यहां ये कहा जा रहा है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये राइट कथन है। 1988 में कर्नल M वॉल्टर के प्रयासों से वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य राजस्थान में राजपूतों का सही है, लेकिन दलितों का यहाँ कोई आंसर ये सही नहीं है। इस प्रकार से दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। जितने भी रियासतें थी उनमें कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहु विवाह था, इनको बंद करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर हाँ सीधी सी बात कही जा रही है। आरपीएससी हमेशा थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है, इलॉजी की तरह, यूं थोड़ा सा छेड़ दिया है ना, तो ये क्या डाटा गलत कर देती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो ढंग से पढ़ के आया वो तो पेपर सॉल्व कर लेगा, वरना फिर बैठे रहो भरोसे की भैंस पाडो लावे। इसकी पहली बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ, ये अलग से प्रश्न आता है, कई बार अलग से प्रश्न आता है कि इसकी पहली बैठक कहां हुई? स्थापना उदयपुर में, लेकिन आपकी जो है स्थापना उदयपुर के अंदर होती है, लेकिन इसका पहला जो अधिवेशन है वो कहां होता है? अजमेर में होता है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। सभी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक नियम बनाए, बिल्कुल सही है, यहां पर ये दिए गए कथन में से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हम यहां बात करेंगे इसके संबंध में, और स्थापना आपको उदयपुर बतानी है, लेकिन पहला अधिवेशन आपको इस तरह से रखना है, बहुविवाह बाल विवाह इन सबको रोकने के लिए शासक वर्ग के अंदर, है ना, ये उस समय का क्या हुआ करता था? हाँ, कर्नल AGG हुआ करता था, ये AGG वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। शासक वर्ग में व्याप्त बुराइयां, अब कहीं से अलग से प्रश्न पूछ ले, शासक वर्ग की बुराइयां, शासक वर्ग क्या विलासी वर्ग था? जैसे हम बात करें सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, है ना, एक से ज्यादा शादियां कर ली, वो वाली बात है। चलो ये प्रश्न है ना हर बार आता है, घूम फिर करके हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। राजौरगढ़ में मथन देव के द्वारा, अब एक बार तो पूछ लिया गया राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किससे संबंधित है?
है ना। और एक बार पूछ लिया कि राजौरगढ़ का उस राजा का नाम बता दो। अब तीसरा प्रश्न यह पूछ लिया कि राजौरगढ़ के मथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। बताओ ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है, बताओ फटाफट। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार राजा था ये। और सीधा सा प्रश्न आया था, मैं फिर से कहूंगा भाई मां सरस्वती ने इस फील्ड का जादूगर बनाया है कि भाई पेपर दे के बच्चों को पेपर पास करा दो। ये कहा गया प्रश्न एक आया था कि राजौरगढ़ अलवर, राजौरगढ़ अलवर, ये प्रश्न आता है राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस राजवंश से संबंधित है। तो आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। एक प्रश्न तो ये फिक्स था अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। और अभी पूछा है कि मथन देव ने जो मंदिर बनाए थे ना वो भगवान शिव के संबंधित है ना, किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। ये बात है, मतलब कि पढ़ते हैं तो सीधा आंसर आता है। एक प्रश्न ये आता है, दूसरा ये, तीसरा मथन देव का। तीन प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। ये पीवाईक्यू देख लो, ठीक है, सिर्फ माइंड मैप की एक क्लास बहुत है। और मैं फिर से कहूंगा आप सभी साथियों को कि लगातार आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये कंटेंट आपको बड़ा काम का। देखो भगवान शिव का मंदिर है, मथन देव वाला क्वेश्चन आता है। अब हम राजौरगढ़ के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ना। कहां स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। अब ये भी फैक्ट दिमाग में रखो, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है यहां पर। कौन सा मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इस वजह से हम कहेंगे ये शैव भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को मानने वाले जो शैव है वो एक तो कापालिक हो गए, एक शैव हो गए, एक पाशुपत संप्रदाय हो गए। संत संप्रदाय में नहीं देखते हो, शैव, कापालिक, पाशुपत। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इस बार मदन सर के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे पता है 500 से 600 क्वेश्चन है, मैं 12 घंटे में करा दूंगा इसी जोश जुनून के साथ में, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिम में जाता है, पैर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, पैरों में जोर बहुत है। 150 से ज्यादा किलो पुश करता हूँ जब भी जिम में जाता हूँ, 150 से ज्यादा किलो पैर से पुश करता हूँ। चिंता मत करो, 12 घंटे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो तुमको नौकरी लगानी है ना, इतने सारे एग्जाम है, 1 लाख से ज्यादा पदों पर। तो मेरी चिंता छोड़ो, शैव कर देना। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, राजा अजय पाल के द्वारा, है ना। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है, राजा अजय पाल द्वारा, गुर्जर प्रतिहार मतलब नीलकंठेश्वर। और एक मंदिर वो भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है मथन देव के द्वारा, जो मथन देव द्वारा निर्मित मंदिर है वो शिव को समर्पित। इतना दिमाग में रखना इसको, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस बात को। आगे चले, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिएगा। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वाद्य यंत्र चुटकी में याद करा के जाएगा। अभी 75 से ज्यादा वाद्य यंत्र तुम्हारे खोपड़ी में सेट करूंगा। आ जाओ। गुरुजी समझ में कौन नहीं आता है, मुझे पता ना, होशियार से होशियार बच्चे को समझ में नहीं आता है। लोक वाद्य यंत्र नाम है आपका चौतारा। चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा नाम ही है तो इसके अंदर कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, चौतारा में 4 तार होते हैं। सामान्यतः आपका रामदेव जी के भजन गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौतारा हो गया, तंदूरा हो गया, वीणा हो गया, वेणा हो गया, रावण हत्ता हो गया, ये एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र होते हैं। इनका इस्तेमाल रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे रावण हत्ता भी करते हैं, ठीक है, रावण हत्ता भी इसका भी इस्तेमाल होता है। और चौतारा मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं इन सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बोथ ऑफ द अबव आर राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौतारा की बात करें, 4 तार होते हैं, है ना। इसको मिजराब पहनकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। मिजराब क्या होता है कि हाथ की अंगुली के अंदर ऐसा अंगूठी टाइप होता है, उसके आगे नाखून के जैसा होता है, तो उसे क्या टन 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 उसकी आवाज, तार को टच किया जाता है। थोड़ा सा वो दिमाग में रखना इसको। तो मिजराब पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मिजराब पहनकर बजाया जाता है कामड़ पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी की आराधना में। अब सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखना, चिट्ठी नहीं काटनी चाहिए किसी को। आ जाओ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ये माइंड मैप ऐप में मैंने जो पढ़ा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं कि थोड़ा बहुत यूट्यूब वाले बच्चों का भी भला हो जाए। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशीर का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले,
और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है कि तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद रह जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। हुई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मदन सर कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए क्यों थे? कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई तारा, हमारी चिंता करे, घना ही आशीर्वाद है। कतर से लिखो क से कमायचा, त से तंदूरा, र से रबाब, रा से रावण हत्ता, राज में रबाज, ज से जंतर, गु से गुजरी और ची से चिकारा और चौतारा, भ से भपंग, अ से अपंग। हाँ, दुखा को में दुख हो गया, दुख से दुखा को। सासू से हो गई सारंगी, सुरिंदा, सितार और ई से हो गया एक तारा। आया मजाक नहीं आया ये बताओ पहले तो। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा बजाया जाता है? तो रबाज है ना, चीते की चाल, बाज की नजर और महाराणा प्रताप जी के शौर्य पे कभी संदेह नहीं करते। बाज, रबाज मेवाड़ का रबाब है, तो ये मेवात में। और एक प्रश्न आ जाता है भपंग। भपंग है तो ये भी आपका मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है ना। दुक्का को हो गया सारंगी। एक तारा एक मीराबाई का वाद्य यंत्र है ना, मीराबाई जिसको बजाते थे, अपने साथ में रखते थे, मीराबाई। और या हम कहें कि साधु संतों के द्वारा जो बजाया जाता है ना, वो ये होता है। तो ट्रिक जोर की लागी, मजा आया, एकदम आनंदित हो गया तो वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो हो गए आपके तत्व वाद्य यंत्र। तत्व के बाद छोड़ूंगा ही नहीं तुम लोगों को। 15 याद करा दिए, 15 और याद करा दूं। कतर के रावणवाज में गुरुजी को भी दुख है मेरी सासू माँ, तारा कहती है। तत्व वाद्य यंत्र क्लियर है। अब आ जाओ सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र 20 वाद्य यंत्र है। सुशिर के अंदर 20 वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? जब मुझे मां सरस्वती ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं तुम्हें पढ़ूंगा ना। हाँ जी, सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाने वाले 20 वाद्य यंत्र। शंभू के बापू ने कहा, शंभू के बापू ने बोला कि सुन मोना की अम्मा, तू कैसी अरे मुसी मुसी सी, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है। शंभू के बापू ने कहा सुन मोनारी अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी सी है। और शंभू के बापू ऐसे याद करना, ठीक है। शंभू से फूंक वाले, शंभू से शहनाई और शंख, भू से भुंगल। लेकिन वो आपके अपंग और भपंग वो तत्वाद्य यंत्र थे। भुंगल है वो युद्ध के टाइम में रणभेरी बजाई जाती थी। बापू से बांसुरी और पुंगी, कहता तेरी पुंगी बजा दो, आज चौराहे पे मिल तो सही तू, ठीक है ना, पुंगी बजा दो। तो वो पुंगी ये होती है, ठीक है, याद रखना। ये घिया तुम्बे से बनती है, 2 बांसुरी लगी रहती है। सुन, सुर नहीं, लेकिन सुर नहीं अलग है, और जो है सुरिंदा और सितार ये अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुर नहीं आपके याद रखना। न से नड़, कर्णा भील का प्रश्न आता है कई बार। नड़ को कौन बजाते थे? कर्णा भील, है ना, कर्णा भील आपको याद रखना, जैसलमेर के कर्णा भील, इनका प्रश्न आता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र हम बात करें, है ना, सुन मोना की अम्मा जो फूंक मार के बजाया जाता है, सबसे छोटा है, जिसे जूज हार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जूज हार्प कहते हैं। यूरोप के अंदर ये जो वाद्य यंत्र है होता है, यूरोप वाले लोगों की देखा देखी हमने भी ये अपनाया है। छोटी सी बिस्ट जैसा होता है, फूंक मारते रहते। जूज हार्प, मोरचंग, नागफणी, सांप के जैसे आकार की होती है। सुन मोना, मोना से मोरचंग, नागफणी हो गया। अम्मा से क्या हुआ? अम्मा से अलगोजा है, मशक है और बांकिया है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजो। अरे मारे छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे, छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे। तो अलगोजा क्या हो गया? अलगोजा हो गया अपना राज्य वाद्य यंत्र। कई बार परीक्षा में आता है सीधा सीधा। मां से मशक है। मशक क्या होता है? चमड़े का थैला होता है ना, ये चमड़े से बना होता है, हालांकि इसमें फूंक मारी जाती है और थैला नुमा होता है। बांकी हो तो आप सबको पता है ना। और तुरई होती है युद्ध के लिए। कर्णा और कर्णी हो गया, ठीक है। कैसी से सतारा हो गया। हा से हारमोनियम हो गया, जिसे हम पेटी कहते हैं। मूसी से मुरला मुरली हो गया। स से सिंगा सिंगी। तो शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी सी। सैनई, शंख, भुंगल, बांसुरी, पुंगी, सुरनई, नड़, मोरचंग, नागफणी। अम्बा से हो गया अलगोजा, मशक, बांकिया। तू से तुरई, क से कैसी से कर्णा, सतारा और हारमोनियम। मुसी मुसी से हो गया आपका मुरला मुरली, सिंगा सिंगी। अभी तो रुको, हाँ जी के आपसे के अच्छे से रुको। देखो मैं कभी वीआईपी, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, मैं कभी वीआईपी बिहेवियर नहीं करता। आज तो 5 लाख बच्चे, कल 10 लाख और आने वाले समय में 50 लाख यानी 5 मिलियन भी बच्चे हो जाएंगे 2-3 साल, मुझे इतना विश्वास है।
तब भी मैं एक नंबर जो 8955982723 वाला है मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे बच्चों के पास रहेगा। किसी को कोई शिकायत हो 10 बार कॉल करके मुझे परेशान कर सकता है, सर बताइए कोई मैं परेशानी में हूँ, यूं ही गुरुजी आता ही करनी है बेटा, यूं परेशान मत कर दे, हमारे ऑलरेडी बहुत काम रहते हैं। वरना टीम के नंबर है 83-83-023-14445 या 87-8769098020, ये विजय सर के व्हाट्सएप नंबर है। विजय सर को जानते हो ना, है ना, मेरा ही छोटा भाई जिसको 2 बार मैंने थानेदार बनाया और डीएसएसबी में दिल्ली गवर्नमेंट में वहां नौकरी लेके आया, पटवारी में सेलेक्ट किया, तो मतलब बहुत मेहनत करवाई उसको, ऐसी मेहनत तुम लोगों को कराऊंगा। अब आगे आ जाओ, तो कांटेक्ट नंबर तो तुम्हारे लिए एनी टाइम अवेलेबल है। चलो अब अगला 23 वाद्य यंत्र और है। तो गुरुजी तत्व वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिए, गुरुजी हमने तत्व वाद्य यंत्र पढ़ लिए 15, 16, 20 वाद्य यंत्र पढ़ लिए सुशीर वाले। अब जो बारी है वो है आपके अवनद वाद्य यंत्रों की। किसकी? अवनद्य, या हम जिसे कहते हैं हाँ अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े वाले वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब हो गया जो चमड़े के बने होते हैं। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कराओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, शिखर की लाइब्रेरी में हम 10 लोग एक साथ बैठे देख रहे थे, रिचपाल कह, अरे भाई रिचपाल थारा नाम ही गणित चौको यार, शिखर की लाइब्रेरी में बैठो देखे तुम्हारे, बढ़िया गणित चौकी बात है ना। तो गणित चौकी बात है, राजस्थान में इसलिए तो लाखों बच्चे हो गए। अब तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे मास्क लगा के जाना पड़ता है, मदन सर अच्छा भी लगता है, और कई बार थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर काम अर्जेंट होता है तो इसलिए थोड़ा बच के निकलना पड़ता है, ठीक है। तो अवनद यानी कि चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। चमड़ा, दादी है ना खालड़ी उधेड़ देगी तुम सबकी, ध्यान रखना। दादी के डैड को, मेरी दादी के डैड को मामा ने धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। अरे भाई देखो, याद तो करो, दादी के डैड ने मामा को धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। 20 वाद्य यंत्र हैं, तुम उल्टे लटक जाओगे तो भी याद नहीं होगा, मैं तुम्हें सीधे बैठे बैठे याद करा देता हूं। आओ तो सही इधर है। दादी यानी डाडी लिखा मैंने, डा से ढ से देखो, ढोलक, ढाक, डोल की, डफली, और ये दादी हो गया। डैड से बात करो, डुगडुगी, डमरू, डेरू। ये क्या हो, डेरू की बात करें तो जो है हम बात करते हैं, डेरू बड़ा होता है, डुगडुगी सबसे छोटी सी होती है, मदारी बजाता है, डमरू शिवजी के यहाँ बजाते हैं, डेरू सबसे बड़ा होता है। मांदल होता है, माठ होता है, मामा से मांदल माठ हो गया। धौंस से धौंसा वाद्य यंत्र है। 9 कदम दूर से नौबत हो गया। बाजे 6 नौबत बाजा मारा, डिगीपुरी का राजा, तो नौबत एक तरह से नगाड़ा ही है। कदम, कदम से हो गया कमर, कौड़ी, म से मृदंग, द से दमामो, दूर ताश में ढाबकर खचन से गिरा, ताशा हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चमड़े का, चलो गंगानगर में लाइब्रेरी में देखा, वीरमा किरण दोनों कह रहे घनी चौकी बात है, बालिका आशीर्वाद था सगना ने, हम एक एक नाम नहीं लूँ तो नाराज मत हो जो, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो सगला में बहुत 12 घंटे खड़ा रहना हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। जो विद्यार्थियों से प्रेम करेगा वो अपनी किडनी, गुर्दे सबको दांव पे लगाएगा, क्योंकि खराब हो गए थे मेरे एक बार जब मैंने ली थी क्लास, उस समय की बात है। तो कोई नहीं, तुम सबका प्यार मेरे साथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है या चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है? ताशा या तार का बना नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था। ढाबकर में ढ से डीब को, दीप को, ब से बोली, खचन से हो गया खंजरी, च से चंग, न से नगाड़ा, और घेरा। तो दादी के डैड को मामा ने 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, हाँ स्क्रीनशॉट ले, टाइम दूंगा मैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, एक तत् का ले लिया, हाँ ले लिया। फिर देखो सुशीर, इसका भी ले लो, और फिर इसका भी ले लो, और लास्ट है जिसका नाम क्या है, ये भाई ये है आपके घनवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्र है ना, जो आपके धातु से बने होते हैं, जो मिट्टी से बने होते हैं, जो धातु या मिट्टी से बने होते हैं। मगरमच्छ श्रीमान जी, और देखो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, ये क्या जांच कर रहा है वहां पानी के किनारे, कोई हिरण शेर नहीं आ रहा शिकार कर लूं उसका, हिरण या तेंदुआ वगैरह। तो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, नदी किनारे जमकर, हाथ में थाली भरकर घंटी लेकर खड़े हैं, राम 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 कर रहे हैं, और शिकारी आएगा तो खा जाएंगे एकदम से। मगरमच्छ से हो गया कागरच, श्रीमान से हो गया श्रीमंडल, जांच से हो गया जांजर और चिमटा, रम से हो गया रमजोड़, और क से हो गया करताल, है ना, करताल अलग होता है, खड़ताल अलग होता है। हाथ से हो गया हाकल, म से हो गया मंजीरे, थ से थाली हो गया, और भरकर से भरनी हो गया, घंटी, घड़ा, गुरालियो, गुगरू, ये भी हो गए। अब लेजिम है वो आपका गरासियों के लिए है ना, विशेष रूप से गरासियों से संबंधित है लेजिम,
है ना, गरासिया, ये कई बार प्रश्न आता है, गरासियों का वादी। अब खड़खड़ 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 है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़काल, खड़ताल क्या है, लकड़ी के पाटे होते हैं। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। अरे धन्यवाद भाई। चलो, ये खड़ताल होता है, लकड़ी के पाटे होते हैं। किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। और करताल होते हैं जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे मंजीरे भी लगे रहते हैं लकड़ी के पाटों के साथ में। तो गणित चौके लागी था लोगों ने ये क्लास, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपकी सुन आगे बढ़ूंगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये क्लास, मुझे पता है। राजस्थान जीके की सबसे फास्ट 1 मिलियन क्लास पिछली वाली गई थी कोचिंग जगत की इंडस्ट्री में, सिर्फ 8 से 10 दिन में 10 लाख व्यूज गई थी, जो भी ये 15 लाख पड़ी है। ये सौभाग्य मुझे मिला सिर्फ आप लोगों की वजह से। देखो नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। आरएस प्री में पूछा गया था, ध्यान रखना आप लोगों को, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। दिए गए ऑप्शन बताओ, ये साहित्यिक ग्रंथ तो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। बिसल देव रासो नरपति नाल का ग्रंथ है। और खुमान रासो ये दलपत विजय का है, इसका नहीं है। कर्णिदान का, कर्णिदान का तो सूरज प्रकाश है। कर्णिदान का कौन सा है, सूरज प्रकाश है, ये आप लोगों को याद रखना है। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है, दलपत या दौलत विजय, दलपत विजय। शत्रुशाल रासो है वो डूंगर सिंह का ग्रंथ है या डूंगर सिंह का ग्रंथ है, हम बात करते हैं। खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है, राज सिंह तक है ना, मेवाड़ राजवंश का वर्णन है, विशेष रूप से मेवाड़ राजवंश से संबंधित हो जाता है खुमान रासो। सूची दी गई है, मिलान करना है दोनों यहाँ पर चित्रकार और प्रसिद्ध आपकी चित्रकारों के संबंध में और उनके कलाकारों के संबंध में कि राइट आंसर कौन सा होगा। देखो हम सबसे पहले बात करें तो निहाल चंद को कौन नहीं जानता, किशनगढ़ के निहाल चंद जो राजा सावंत सिंह नागरीदास के दरबारी थे। बीकानेर की बात करें तो अली रजा, मुस्लिम कलाकारों के द्वारा बीकानेर के अंदर मथेरन है ना, उस कलाकार का भी मथेरन तो जैन से संबंधित था, अली रजा वगैरह सब मुस्लिम थे वो बीकानेर के। मेवाड़ के साहिब दीन और साहिब राम की बात आए तो जयपुर शैली के हो जाएंगे। मारवाड़ की बात करें शिवदास, ये अलग से याद कर लेना, ए के सामने 2 सभी में है, बी के सामने 3 2 में है, शी के सामने 1 आएगा, तो ये अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, 2 हो गया, याद करो। संत लालदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, संत लालदास जी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद करना है कि संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर आपको देना है। संत लालदास जी जिंदगी भर अविवाहित रहेंगे, क्यों रहेंगे अविवाहित, घर गृहस्थी में भी तो भजन कर सकते, ठीक है, इनकी ये विचारधारा थी, ठीक है, अविवाहित नहीं थे, इसलिए ये कथन क्या हो गया, खोटा हो गया, शादी की थी इन्होंने। लालदास जी की मृत्यु के बाद में उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था, ये कथन सही है, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब लालदास जी का प्रश्न इतना पूछा जाता है कि मतलब बाद में ईओआरओ में भी पूछा गया था और आपके आरएस प्री में भी पूछा गया था, तो लालदासी संप्रदाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लालगिरी अलग है ना, लालदास अलग है, लालगिरी अलग है और लालनाथ अलग है। लालनाथ और चौकानाथ तो वो आपके कतरी असर बीकानेर वाले हो गए, जसनाथियों के चले। लालगिरी है तो वो अलखिया हो गया। लालदास है तो ये इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। आई बात समझ में, 3 लाल हैं। हम लालदास जी के संबंध में बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना, जन्म धौलीदूब अलवर के अंदर होता है, जन्म आपका धौलीदूब अलवर के अंदर है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के वे संत जिनका जो संबंध है वो आपके अलवर क्षेत्र से है और उनका जन्म स्थान है वो धौलीदूब अलवर में, वो संत कौन से। इसके बाद मृत्यु है वो नगला जहाज में होती है, मृत्यु आपके नगला जहाज, नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर है भाई, भरतपुर के अंदर है। और यहीं पर इनके संबंधित कौन सा एक स्थान स्थित है, उनकी हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो यहीं पर स्थित है, प्रमुख पीठ यहीं पर स्थित है। एक इनकी समाधि के संबंध में प्रश्न आता है कि लालदास जी की आपकी समाधि कहां पर है, तो वो शेरपुर अलवर के अंदर, शेरपुर के अंदर, कहां पर है, शेरपुर के अंदर इनकी समाधि होगी। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे, ये मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ये मतलब लकड़ी काटने का काम करते थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है ना, हिंदू मुस्लिम राम राम करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे मध्यकाल के अंदर, तो अच्छी बात है, इनके संबंध में ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। लालदासियों को
खुद कमाकर खाना पड़ता है, ये फैक्ट भी इनके साथ में आप लोगों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, राजस्थान की वेशभूषा, लो जी, कसुमल रंग, हम था रामकुड़ी जमकुड़ी क्या हमारा कसुमल रंग की ओढ़ नहीं लाई जो जी, तुम लोगों को पता ही नहीं है। मंगाई थी कसुमल, लेके चला गया नीली पीली, है ना, तो नीले पीले हो जाओगे तुम। याद रखना कसुमल है लाल रंग, कसुमल है लाल रंग, तो कसुमल रंग है वो आपका लाल रंग है, याद कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब मैं राजस्थान के एकीकरण में बार बार माथाफोड़ी नहीं करना चाहता। एकीकरण का जो भी क्वेश्चन आए मैं उसमें बार बार कुछ भी नहीं लिखाना चाहता, इसलिए एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे डाटा लिखा दूंगा, उसके बाद मैं सीधा टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मत्स्य संघ, जो राजस्थान के एकीकरण का जो आपका पहला चरण है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि नीचे दिए गए के संबंध में कौन सा विकल्प शोभाराम जी कुमावत के संबंध में सत्य है। कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी और वे हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये तो कथन सही है, लेकिन असहयोग वाला यहां पर कथन गलत है। कैसे गलत है अभी बात करते हैं हम, किसके बारे में, शोभाराम जी कुमावत के बारे में। ये आपको याद रखना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यहां पर इनके बारे में एक डाटा ये याद रखना, और राजगढ़ अलवर के निवासी थे, अलवर में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी, ठीक है, राजगढ़ अलवर के निवासी थे, ठीक है, तो ये इनके संबंध में याद रखना। और डाटा में एकीकरण वाले एक साथ ही लिखाना चाहूंगा तुम लोगों को, ठीक है, क्या कहना है तुम लोगों का बता दो, ठीक है। यूट्यूब की नई पॉलिसी आ जाती है, बार बार देखता हूं कि अवेलेबल रह जाए, कई बार क्या होता है कुछ म्यूजिक आ जाए, ऐसा चलती क्लास में कुछ भी हो जाए 12 घंटे, तो फिर वो यूट्यूब हटा देता है। पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे, तुम लोग प्रार्थना करो कि हटे नहीं, लाइव बनी रहे, ठीक है, ओके। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा के अंदर आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? आड़ी आड़ी क्या, ठीक है, कोई चीज की कहावत के रूप में ऐसा कह दे, फिर बताओ उसका अर्थ क्या है। तो ये आड़ी क्या होती है, एक पहेली होती है, क्या होती है, पहेली होती है। आड़ी हियाली का मतलब क्या होता है, पहेली होती है। और एक प्रश्न ये होता है, वात वगैरह, ये कई सारी विधाएं वगैरह होती है, वात में तो हंकारो देना बहुत जरूरी है, वात मतलब कहानी होती है, आड़ी का मतलब हियाली पहेली होती है, ठीक है, ओके। शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो ये बताओ? इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखने से बेटर है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जीके के शॉर्ट्स देखा करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मैं देखते हैं हम। देखो सारे शॉर्ट्स आप लोग देखते हो, जहां मैं चर्चित स्थान के बारे में बताता हूँ कि गाजर मंडी वो गंगानगर में खुली है, और या राजस्थान करंट के बारे में बता दिया। ऊंट दौड़ अभी 6 जुलाई को हुई थी पुष्कर अजमेर में, एक 50 सेकंड का शॉर्ट होता है, फटाफट मदन सर का शॉर्ट आएगा, क्लिक करो और आगे शेयर करो दोस्तों में। तुम लोग कई बार व्हाट्सएप पे लगाते हो स्टेटस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 1 मिनट का शॉर्ट बनाता हूँ, हालांकि उसके ऊपर मेहनत लगती है, 1 मिनट के शॉर्ट को बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है ना। डिजाइनर को उसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसको, लड़के को, मेरा जो काम करता है मेरे साथ, तो वो बंदा बना के भेजता है, फिर मैं अपलोड करता हूँ। आज सुबह भी एक अपलोड किया, तभी आया तुम क्लास में, लखनऊ के लाडे हो सब, ठीक है। अरे भाई ये जीके का शॉर्ट है, ठीक है, चलो ये देखा करो तुम लोग, 1 क्लिक सीधा। मैं जीके ही देता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ। एग्जाम में नानी याद आती है या फिर जीके याद आता है, ठीक है ना, तो मोटिवेशन नहीं, जीके। राजस्थान के अंदर ओरण शब्द का मतलब क्या है? अब RS प्री के खत्म होते हैं, लाइब्रेरियन के पेपर हुए थे 2025 के अंदर, अब वो भी सॉल्व करा देता हूँ। लाइब्रेरियन का 16 फरवरी को पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, याद है कि नहीं, ये भूल गए? अच्छा ठीक है, हाँ जी। ओरण की हम बात करें, ओरण क्या होते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये कल्चर ज्यादा प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान में आप ओरल के ये ओरण के संबंध में देखते हो, पश्चिमी राजस्थान में कि पूर्वी राजस्थान के चारागाह नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है। हम जाओ तो ओमिया जीरान, गोसाई जीरान, जगह जगह देवताओं के नाम पे जमीन छोड़ी जाती है, लोग सहमति से गांव के लोग जमीन छोड़ते हैं, वहां कोई खेती नहीं करता, पशु चरते रहते हैं, वो पवित्र जमीन है, देवताओं के नाम पर छोड़ी जाती है, उसे ओरण कहते हैं। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि सोगरा क्या होता है, सोगरा क्या होता है? राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हो, राजस्थान की वेशभूषा संस्कृति, तुम्हें राजस्थान के कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, शहरों में पढ़ने वाले हैं, वो राजस्थान का जब एग्जाम देते हैं, ओलियो कहाँ हुए सर, पता ही नहीं चला, ये ओलियो कहाँ हुए, ये पूछा है इस लैंग्वेज में, हम समझ ही नहीं पाए। मैं अमेरिका से आया हो क्या, पता नहीं है तुम लोग राजस्थानी हो सब। नो, सोगरा है,
है ना। ओलियो है, ये प्रश्न आरएस प्री में पूछा गया था पिछली बार, तो ओलियो गीत वगैरह। ओलियो तो मतलब होता है याद गीत, जब लड़की का विवाह हो जाता है उस समय वो गाया जाता है। सोगरा होता है तो बाजरे की रोटी होती है। हाँ, सोगरो को नहीं पता, बाजरे की रोटी, सोगरो घड़ियों को नहीं कहीं, ठीक है, सोगरो बाजरे की रोटी। ये अभी रीट में पूछा गया था कि सोगरा क्या होता है, लो कर लियो बात, ठीक है। सोगरो मसल परवानी दही रमाइन खावे कहीं आनंद आवे पते है। सबड़ का लवे, सबड़ का मतलब होता है जो होता है ना पेस्ट, उसको एकदम एक हाथ से भोजन करते हैं, आवाज जो आती है उसे सबड़ का बोलते हैं। लिखा करो, कई सारी रचनाओं के नाम है सबड़ का आता है उसमें, ठीक है। वीरा गीत कौन नहीं ओड़ो, वीरा गीत कटवायो और ओड़न कौन क्या वीरा गीत, वीरा गीत नहीं याद गीत है, पुत्री की विवाह होने पर गाया जाता है। फालतू में वीरा मन लागे थारे मित्र मित्री लफड़ो घणो दिखे। आजा फटाफट आजो क्लास में फटाफट। आज कितना हो जाए बताओ, 5.25 लाख तो कर ही दो, तो जन घनी चौकी बात है। आजो सब्सक्राइब करो दबा के अपने इस चैनल को। माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम सब पे है। नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है, पर्यटन स्थल है सामने उसका मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित हो गया, सीधी सी बात है। आंसर निकल रहे हैं यहाँ पर। लोहागढ़ की बात करें तो आपका भरतपुर का हो गया, स्वर्ण कोठी की बात करें टोंक है, दिलवाड़ा मंदिर है आपके, दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू दिलवाड़ा, रणकपुर है तो वो पाली के हैं। केला देवी की बात करें तो ये करौली हो गया। तो ए के सामने क्या हो गया, 3 सही हो गया, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बी के सामने क्या हो गया भाई, 4 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये यहाँ पर सही हो गया। बाकी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे आगे, और आएगा ये दिलवाड़ा वाला तो ये स्वर्णकोटी वगैरह क्वेश्चन आते रहेंगे। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना प्रारंभ किया। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न पूछा है, कई बार ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना शुरू किया था, और इसके संबंध में राज सिंह जो 17वीं शताब्दी के एंड की बात हो रही है, औरंगजेब से जो टक्कर ली थी, मेवाड़ मारवाड़ जो संधि इनके समय में हुई थी, है ना, तो उस समय की बात है। कौन सा कथन सत्य है, तो एक हुआ करती थी इनके समय में टीका दौड़। इस टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई थी। क्या यह कथन सही है? पहली मुगल चौकी है वो मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस ऑप्शन के अंदर बात करें, केवल और केवल कथन नंबर 1 सही है। टीका दौड़ के बहाने टीका दौड़ हो रही और मुगलों की चौकियों पर जाकर के धावा बोल दिया जाता था। 1657 के अंदर लिखिएगा, इसकी योजना बनी थी। 1657 में टीका दौड़ योजना। कई बार नए प्रश्न होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कहां से आ गया, किताब हम पढ़ा ही नहीं। कुछ गुड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीका दौड़ की योजना 1657, और 2 मई 1658 को इन्होंने 2 मई 1658 को कुछ मुगल चौकियों पर हमले किए थे, उनकी बात करें। 2 मई 1658 को दरिबा मांडल बनेड़ा, दरिबा मांडल बनेड़ा, और इसके साथ लिखो आपका शाहपुरा, ये प्राप्त किए, ठीक है। तो ये आपको इसके संबंध में याद रखना है। राज सिंह का टाइम 1652 से लेकर के 1680, ठीक है, 1652 से 1680, ये आप लोग याद रखना। औरंगजेब के समकालीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इतने सारे राजवंश हैं, अलग अलग जो रियासतें स्थापित हुई, कौन सी जगह पर किस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कीतू या कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा, इसको हम कीतू भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना, 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इन्हें परमारों को छीन कर, ना, स्वतंत्र राज्य है, जालोर के परमारों को हराया था, जालोर के परमारों को हराकर, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश, चौहानों की सत्ता आप सबको पता है कि 1112वीं शताब्दी के एंड में बिखर गई जगह जगह। तो नाडोल हो गया, जालोर हो गया, इधर वो आपके रणथंभौर वाले हो गए, है ना। आड़ा चौहान है तो वो भी इन्हीं की शाखा हो गई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सेकंड ग्रेड में आया था, ओके। ये बार बार आते रहते हैं प्रश्न। राजस्थान में वर पक्ष, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहते हैं। बारात गई, जानिए मैंने उतरे, ठीक है, बस से, और सामने वो फूल नगाड़े लिए, वो म्यूजिक वगैरह लिए खड़े हैं, अरे सा वेलकम, पधारो सा, पधारो पधारो, बहुत अच्छी की बात है, ठीक है। तो वो रिवाज क्या कहलाता है? मधुपर कहलाता है, मुकलावा कहलाता है, म्यामारी मायरा कहलाता है। देखो ये हम बात करें, बत्तीसी तो आप सबको पता है वो कुमकुम पत्री होती है, उसे कहते हैं बत्तीसी जो है आपका। सीधी सी बात है,
आने का न्योता है, निमंत्रण है ना, ये तो विवाह का न्योता है, विवाह का निमंत्रण होता है, उसे आप 32 नूतना कहेंगे। ये मधुपर्क या सामेड़ा कहते हैं ना, मधुपर्क या इसको क्या कहते हैं, सामेड़ा। ये वेलकम करना है वो मधुपर्क या सामेड़ा कहलाता है। मुकलावा या गौना, मुकलावा गौना कहते हैं या आणो, ओणो, ये आरएस प्री में 2021 में पूछा गया था, है ना। ये क्या है कि बालिग होने पर विवाह किया जाता है लड़का लड़की का, बालिग अवस्था में विवाह वापस से किया जाता है ना। तो क्या छोटे होते हैं तब तो बाल विवाह कर दिया जाता है, और जब बालिग हो जाते हैं तो लड़की को लड़के के घर ले आते हैं विवाह करके, वो मुकलावा, गौना या ओणो कहलावा है। क्या कहलाता है, ओणो। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था आरएस प्री के अंदर, तब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अरे यार ओणा क्या होता है ये, तो ये ध्यान रखना। मायरो तो आप सबको पता है कि भाई बढ़ता है बहन के बच्चों की शादी होने पर, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है, भाई द्वारा बहन के बच्चों की शादी पर, तो ये तो आप सबको याद रहना चाहिए। तो ये सारी डाटा आप लोगों को दिमाग में ननियाल पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो ननियाल पक्ष का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट आगे